अब मालवा पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। इस कारण गढ़ा उत्तर पश्चिम सीमाएं मुगल साम्राज्य के मालवा प्रांत से जुड़ गई। उत्तर में भी गढ़ा राज्य की सीमाएं मुगल प्रदेश से जुड़ गईं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के बड़ा मानिकपुर का प्रशासक आसफ खां था। इधर बाज बहादुर ने मुगल अकबर से परास्त होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर को गढ़ा साम्राज्य की वैभव संपन्नता के संबंध में भड़का दिया। अकबर ने गढ़ा साम्राज्य की वस्तुस्थिति जानने के लिए गोप महापात्र और नरहरि महापात्र भेजे। गोप ने जहां राजपाट की स्थिति का निरीक्षण किया, वहीं नरहरि महापात्र रानी के दरबार का निरीक्षण कर रहा था। जब महापात्रों द्वारा गढ़ा साम्राज्य का समृद्ध शासन अकबर ने सुना, तो सौंदर्य और सत्ता के लोलुपता अकबर ने रानी दुर्गावती को अपने हरम में रखने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इस समय अकबर की आयु मात्र 16 वर्ष थी और रानी लगभग 33 वर्ष की। अकबर ने रानी को संदेश भेजा, वे अपने सफ़ेद सरमन हाथी और दीवान आधार सिंह को दिल्ली भेज दें। स्वाभिमानी रानी ने इस संदेश को अस्वीकार कर दिया। साम्राज्यवादी और संप्रदायवादी अकबर के अहंकार का प्रहार हुआ। घमंडी आताताई अकबर ने आसफ खां को गढ़ा में आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आसफ खां ने 1563 को सिंगौरगढ़ के काराबाग में आक्रमण किया, पर रानी ने अपनी सूझबूझ और स्वाभिमानी सैनिकों के सामर्थ्य से उसे परास्त कर दिया। रानी के प्रशिक्षित कुशल सैनिकों ने आसफ खां की विशाल सेना को वहीं नष्ट कर दिया। आसफ खां भाग खड़ा हुआ। आसफ खां ने दूसरा आक्रमण सिंगौरगढ़ पर किया, किंतु यहाँ भी गौड़वानी सेना से आसफ खां को पराजय मिली। रानी का साम्राज्य समृद्धशाली सैनिकों से प्रशिक्षित था। सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्ज थे। अकबर के सामर्थ्य के बल से आसफ खां ने रानी से पुनः तीसरी बार सिंगौरगढ़ में युद्ध लड़ा, किंतु रानी ने पुनः उसे परास्त कर दिया। लज्जित होने के स्थान पर आसफ खां अभी भी रानी को आत्मसमर्पित करने या पराजित करने की योजना बना रहा था। चौथी बार आक्रमण करने से पूर्व आसफ खां ने रानी को सोने का पिंजरा भेजकर आत्मसमर्पण करने का संकेत दिया, किंतु रानी ने कुछ इस तरह से इसका प्रत्युत्तर दिया, मेरा देश स्वतंत्र है, मैं अपने देश के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगी। तुम तो गुलाम हो, अकबर की गुलामी छोड़कर मेरी सेना में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगी। स्त्री को भोग्या मानने वाले आसफ खां को रानी से ऐसे प्रत्युत्तर की अपेक्षा न थी। बार बार रानी से युद्ध हारना उसके सामर्थ्य को चुनौती दे रहा था। आसफ खां ने इस बार गढ़ा राज्य पर चढ़ाई करने की पूर्व योजना बना ली। आसफ खां ने गढ़ा राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारियां एकत्र करना शुरू कर दिया। अपने कुछ लोगों को गढ़ा राज्य में व्यापारी नट के रूप में प्रवेश कराकर गढ़ा में आंतरिक कलह बढ़ाई। खेत खलिहान जलने लगे, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, स्त्रियों की अस्मिता संकट में थी, पशुधन लूटा गया। इससे रानी का ध्यान अपने साम्राज्य की आंतरिक व्यवस्था की ओर आकर्षित हो गया और रानी इस कार्य को
व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गईं। उधर सीमा के बाहर मुसलमान शासकों का सहयोग प्राप्त करके आसफ खान ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली, जिसमें मुबारक अली खां, मोहम्मद मुराद खां, वज़ीर खां, नज़ीर मोहम्मद प्रमुख थे। मुग़ल सेना के पास बड़ी बड़ी तोपें, आधुनिक शस्त्रों के साथ साथ पर्याप्त बारूदी ज़ख़ीरा था। रानी की सेना तलवारें, तीर कमान और भाले जैसे पारंपरिक शस्त्र से युद्ध लड़ती थीं। उनके सैनिकों की संख्या अभी आसफ खां के सैनिकों के सामने मुट्ठी भर थी। इतनी विशाल सेना को देखकर रानी के मंत्रियों ने रानी को पीछे हटने की सलाह दी, किंतु रानी ने इसे अस्वीकार कर दिया। रानी ने विचलित हुए बिना अर्धचंद्र व्यूह रचना से युद्ध लड़ने की योजना बनाई। इस तरह के व्यूह रचना का प्रयोग महाभारत काल में होता था। गौड़ साम्राज्य क्योंकि नागवंशी था और नागवंशियों के प्रमाण महाभारत काल में मिलते हैं, तो यह स्पष्ट है कि रानी ने अपने पूर्वजों की युद्ध नीतियों को अपनाया। इतिहास संकलन के नए शोध ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब रानी की सेना शत्रुओं की सेना के सामने मजबूत और विशाल होती, तब रानी उन पर क्रौंच व्यूह रचना का प्रयोग करके आक्रमण करती, जिसमें सेना एक पक्षी का आकार बनाती और पंखों की आकृति में शत्रुओं के ओर आगे बढ़ती। रानी स्वयं पक्षी की चोंच में बैठकर अपने विशेष योद्धाओं के साथ आक्रमण करने के लिए सज्ज रहती और यह युद्ध रानी शत्रुओं पर अचानक आक्रमण करने के उद्देश्य से करती। इस बार अपनी कम सेना के साथ रानी ने अर्धचंद्र व्यूह रचना का निर्माण करके युद्ध करने की योजना बनाई। इससे शत्रुओं की सेना को तीन ओर से आधे चंद्रमा के समान घेर कर आक्रमण किया जाता, जिसमें रानी स्वयं अपने विशेष योद्धाओं के साथ मध्य में रहकर युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हुए युद्ध करती। 23 जून 1564 का दिन युद्ध का पहला दिन था। रानी की युद्ध नीति ने युद्ध भूमि में आसफ खां के होश उड़ा दिए। बालक वीर नारायण ने भी अपनी माता के साथ युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, किंतु बरसात के कारण नर्रई नाले की बाढ़ ने युद्ध में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। यहाँ नर्रई घाटी पर नाजिर मोहम्मद आक मोहम्मद के साथ एक बड़ी मुगल सेना ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हाथियों के फौजदार अर्जुन दास बैस को वीर गति प्राप्त हुई। अब रानी ने पूरी तैयारी से मोर्चा संभाला और व्यूह रचना के अनुसार अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, जल्दबाजी ना करें, शत्रुओं को घाटी में प्रवेश करने दें, फिर उन्हें चारों ओर से घेर कर मारा जाएगा। रानी ने जैसी योजना बनाई थी, युद्ध वैसे ही चल रहा था। दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए, परंतु शाम होते होते विजय रानी की ही हुई। रानी को कुछ समाधान था। रानी ने अपने मंत्रियों के साथ रात्रि में बैठकर विशेष मंत्रणा की और रात्रि में शत्रुओं की सेना पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु रानी के इस दूरदर्शी और कुशल युद्ध नीति को उनके मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया। रानी अपने मंत्रियों की इस अस्वीकृति के आगे नतमस्तक थी। दूसरे दिन सुबह रात्रि में रानी ने
अपने मंत्रियों के साथ बैठकर शत्रुओं पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह योजना रानी की दूरदर्शिता और कुशल युद्ध नीति को दर्शाता है, किंतु रानी के प्रस्ताव को उनके मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया। यह इतिहास की बहुत बड़ी भूल थी। दूसरे दिन सुबह आसफ खां ने तोपें लगाकर घाटी के प्रवेश में किलेबंदी कर दी और मुगल सेना ने मोर्चा संभाल लिया। रानी ने भी अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। रानी के सरमन हाथी पर महावत के रूप में आधार सिंह थे और सहयोगियों में शख्स खां मियाना और मुबारक बिलूच थे। दोपहर तक दोनों पक्षों में भीषण युद्ध चला। वीर नारायण ने भी युद्ध में अभूतपूर्व योगदान दिया, किंतु युद्ध की भीषणता में वीर नारायण घायल हो गए। गढ़ा साम्राज्य की रक्षा के साथ साथ गौड़ साम्राज्य के भावी राजा की रक्षा करना भी रानी का ही दायित्व था। अतः रानी ने विश्वस्त अनुचरों को आदेश दिया, वीर नारायण के साथ कुछ सैनिकों को लेकर शीघ्र ही सुरक्षित चौड़ागढ़ जाया जाए। रानी की सेना आधी भी न थी। दोपहर होते होते रानी के सैनिक भी थक गए थे, किंतु रानी के निश्चय और जोश के कारण वह अब भी युद्ध लड़ रहे थे। थर थर शत्रु काँप रहा था, थर थर शत्रु काँप रहा था, पग पग होती असत्य की हार। नर बलियों से रण सजा था, नर बलियों से रण सजा था, बह रही थी रक्त की धार। जब संकट से घिर गई रानी, जब संकट से घिर गई रानी, खंजर छाती लिया उतार। सांसों की डोरी टूटी थी, सांसों की डोरी टूटी थी, देश प्रेम में सब दिया बार। गौड़ रानी चंदेल की बेटी, गौड़ रानी चंदेल की बेटी, अंतिम क्षण तक ना मानी हार। मरकर अमर हो गई रानी, मरकर अमर हो गई रानी। रानी दुर्गा थी, दुर्गा अवतार, रानी दुर्गा थी, दुर्गा अवतार। मृत्यु अटल सत्य है, रानी ने इसकी आहट पहचान ली। फिर भी अंतिम क्षण तक देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए रानी ने युद्ध करना ही स्वीकारा। आसफ खां के 20,000 नए सैनिकों ने रानी को दोनों ओर से घेर लिया था। तभी एक तीर सरसराते हुए रानी की आंख में धंस गया, जिसे रानी ने वीरतापूर्वक निकाल फेंका, किंतु दूसरे ही पल एक और तीर रानी की दाईं कनपटी में लगा। यह तीर भी रानी ने निकाला, किंतु रक्त की धार बह चली। रानी मूर्छित होने लगी। उन्होंने अपने महावत आधार सिंह से कहा कि वह रानी की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने हाथों से रानी का वध कर दे। आधार सिंह से यह जघन्य अपराध ना हो सका। वह रानी का रक्षक था, उनका हनन कैसे कर सकता था। उसने रानी को शिविर में चलने का आग्रह किया, किंतु रानी क्रोधित हो गई। स्वयं अपनी कटार से अपना आत्म उत्सर्ग कर लिया। सूर्य भी अब अस्ताचल को जा रहा था। रानी के जीवन का प्रखर सूर्य भी अस्त हो रहा था। एक परम ज्योति में दिव्य ज्योति का समागमन होने जा रहा था। नर्रे नाले की बाढ़ यदि ना होती तो शायद रानी का युद्ध विजय को प्राप्त करता। अपनी सेना के साथ रानी पहले ही घाटी में चढ़ गई होती। बाढ़ ने गौड़ साम्राज्य की समृद्धि, वैभव और विजय को बहा दिया। प्रकृति ने पुरुषार्थ का साथ नहीं दिया। असत्य की जीत अट्टहास कर रही थी। एक वीरांगना अपनी आन बान शान के लिए मातृभूमि को समर्पित होकर चिर निद्रा में विलीन हो गई, किंतु वैभव गाथा के रूप में
स्त्री सशक्तिकरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रारंभ कर गईं। प्रत्येक भारतीय रानी के बलिदान को अनंत काल तक अपनी स्मृतियों में स्पंदित